आज सुनिए जानी मानी प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका हुस्न तबस्सुम नेहा की लिखी कहानी झरने। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कुछ ही फरलांग पर चौड़ा सा, कई बीघे तक फैला हुआ, किसी दैत्य के समान मुंह फैलाए सा खड़ा हुआ एक बंगला, प्रत्येक सशंकित मन में एक कौतूहल, एक चेतना सा जगाता हुआ। मोहल्ले के लगभग हर व्यक्ति में उसे लेकर थोड़ी बहुत जिज्ञासा अवश्य रही है। आखिर इस बंगले की वास्तविकता क्या है? इसके भीतर का सच क्या है? इस भव्य इमारत की सुंदरता के सभी कायल हैं, किंतु क्या है पिछले 3 साल के नासूरी खालीपन ने इसकी खूबसूरती को इस कदर खोखला और भयावह बना डाला है कि अब लोग उसमें कुछ दिन पूर्व आकर बसे फर्द से भी ताल्लुक़ बनाने का साहस नहीं कर पाते। चावला परिवार के जाने के बाद से ये ऐसा अकेला हुआ कि लोग इसे भूत बंगले तक की संज्ञा देने लगे। इसे खरीदा किसने? सभी चकित हैं। इसके एकांतमय वातावरण ने इसे अत्यंत भयावह बना दिया है। यहाँ तक कि सवेरे काम पर जाते हुए यह अक्सर हम सबको अपशकुन सा प्रतीत होता है। सुबह, दोपहर, शाम, हर वक्त शांत ही शांत, मानो शांति चेतना का कोई अग्रदूत अथवा शांति का विशाल पिरामिड। इसमें एक काया भी प्रायः अपनी उपस्थिति का आभास कराती रहती है यदा कदा। ऐसी अनुभूति सदैव रात में ही होती है, तब जब मैं अपने घर की बगैर रेलिंग वाली छत पर टहल रहा होता हूँ। उस वक्त सामने की इस इमारत की ऊपरी मंजिल पर टिके कमरे की खिड़की से छनकर झीनी सी रोशनी आती रहती है और साथ साथ गालिबन 30-35 साल की परछाई भी छनकर आती है। बेचैनी की स्थिति में, चहलकदमी की दशा, ऐसा ही प्रतीत होता है। और कभी कभी तो मानो आकाश ढोता हो। किसी रोज़ मैं यूं ही हस्बे मामूल टहल रहा होता हूँ कि तभी वो भग से खिड़की खोलता है। मेरी आशा के बिल्कुल विपरीत मेरी स्थिति अत्यंत विषम। असहज हो जाता हूँ, मानो चोरी करते पकड़ा गया हूँ। कहीं वो कुछ पूछ ना बैठे, क्या तलाशते रहते हो मेरे बंगले के इर्द गिर्द और क्यों? मैं संभलता हूँ। खिड़की के बाहर प्रकाश का बड़ा सा टुकड़ा गिर पड़ता है। उससे बचने के लिए उधर मुंह फिराता हूँ। संभवतः वो कुछ कहे, किंतु नहीं, वो खामोश है। मुझे सोचता सा, मानो चुप्पियों की मान से निकल कर आया हो। वो मौन है। अस्तु, मैं भी मौन। यहाँ से वहाँ तक चुप्पियों का ही बोलबाला है। पर मन ही मन, भीतर ही भीतर हम कितने विचलित हैं, मानो हम शब्द रहित संवाद बांट रहे हों। जानता हूँ कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं। एक क्रय विक्रय के विषय संवेग से मैं भी उसे ताड़ता सा। अचानक मैं चौंक उठता हूँ। उसने आवाज़ के साथ पट सटा दिए हैं। पटों की आवाज़ में अजब सा कुछ छुपा है। शायद उसकी बेचैनी, लोहित स्मृतियाँ या उथले पुथले इस संसार से तीव्र विमुखता। कमरे की रोशनी गुल, नाइट बल्ब तक नहीं। शायद वो सो गया, या मात्र सोने का उपक्रम, सोते रहने की इच्छा। मैं चुप लफ्ज़ों में शुभ रात्रि कहकर चला आता हूँ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और अब तो रोज़ का मामूल। मैं व्यर्थ ही उसकी चिंता में दुबला होता रहता हूँ। और मेरी निरर्थकता की हद ये कि बिला नागा उसकी जासूसी करना मेरी आदत सी बन गई है। उसके ऑफिस या कारखाने का समय नहीं बदलता कभी। वो 12 मास एक ही समय पर निकलता है। हाँ, रात के समय का वो पाबंद नहीं। बाकी दिन भर उसके बंगले के सामने की जगह खिलंदड़े बच्चे आबाद रहते हैं। सामने की खिड़कियों के शीशे प्रायः उनकी बॉल के शिकार बनते हैं, पर वो मोहल्ले में आकर कभी पूछगछ नहीं करता। अगले दिन बड़ी खामोशी से उनका शीशा बदल किया जाता है। बच्चे निश्चिंत हैं। बंगले में वो अकेला है, ये तय है। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब चुप्पियाँ साधे हंस देता है और मैं व्यंग सा ठगा रह जाता हूँ। मानो मन पूछता हो, आखिर तुझे इस रहस्यधारी की इतनी चिंता क्यों है? हाँ सच, किंतु नहीं, मैं उसकी चिंता से मुक्त नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। जाने क्यों? वो असीम है। उसकी व्यापकता मुझ पर तनी रहती है और मैं यूं ही फिक्रमंद सा। वैसे उसे लेकर मोहल्ले की महिलाएं भी कम चिंतित नहीं। इनके बीच वो काफ़ी चर्चित है। वे दबी जुबान में अपने पतियों से जिक्र करती हैं, क्या पड़ोस के बंगले में कोई स्त्री नहीं? सारे पति चंट हैं, चुपके से मुस्कुराते हैं। ये औरतें भी ना कितनी खुराफाती होती हैं, कितनी उत्सुक हैं इस बंगले में प्रवेश पाने के लिए। नेहा भी भूले बिसरे चर्चा कर बैठती है। ये बंगला तो बड़ा मायावी लगता है, कभी चूं की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी इधर से। अरे भाई, बड़े लोगों की बड़ी बातें। और मन ही मन कहता हूँ, इसकी खलिश तो मुझे भी है।
हालांकि एक साल शर्मा जी ने साहस किया भी था, यार चलो इस अजनबी को कंपनी देते हैं। हम सब में जरा उत्साह जागा। हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर कुछ नहीं, सबने शर्मा जी को ही अगवा किया। शर्मा जी सिट पिटाए, फिर आखिर टाल ही गए। हाँ, हफ्ता 10 दिन पर 19-20 बरस के आसपास के लड़के उस बंगले की साफ सफाई करने अलबत्त आते रहते हैं, किंतु वे भी गूंगे बहरे बन के ही आते हैं। और कुछ तो नहीं, मगर दीपावली उस बंगले में अवश्य मनाई जाती है, वो भी शानदार। उस दिन इस भव्य इमारत की शान ही अलग होती है। घर कुमकुमों से बिंध सा जाता है। सारी रात बंगले के रोम रोम से लाल हरी पीली रोशनियों का सैलाब बहता रहता है। बंगला किसी दुल्हन की मानद, किंतु उस फर्द की तरह उतना ही सौम्य, उतनी ही शांत। कहीं वो शख्स कुछ अलग ही कैफियत रखता है। ऊपर की बालकनी में बड़ा खामोश सा बैठा रहता है, जाने कहाँ खोया खोया सा। सामने लगे कैनवास में कभी रंग भरता है तो कभी एक तरफ बैठ के सिगार के लंबे लंबे कश लेता है। बेचैनी रोम रोम से टपकती है। मैं एक दीर्घ श्वास लेके रह जाता हूँ। उफ, कितना तन्हा और उदास, उदास और खामोश, खामोश और बेनियाज, खुद से ही खफा खफा, मानो किसी अंधे चक्रवात के अंदर ने उसे पामाल कर डाला हो। वो चुप चुप, ठहरा ठहरा, ख्वार ख्वार। एक दिन पोस्टमैन ने पूछा था, मास्टर साहब यहाँ कोई स्नेहा भवन है, बताइए तो। मैं देर तक सिर खुजाता रहा, ये क्या बला है, पहले तो कभी नहीं सुना। तभी मेरे बेटे का ध्यान कॉमिक्स से हटता है। मुझे अचकचाता सा देख टप से बोल पड़ता है, अंकल वो सामने वाला बंगला है ना। मैं ठगा सा रह जाता हूँ। कमाल है, जब से वो यहाँ आया है यानी शिफ्ट हुआ है, मैं उसी की फिक्र में तो रहता हूँ। फिर भी उड़ते उड़ते सुना था, पहले इसमें कोई चावला परिवार रहता था, फिर सब कहीं और शिफ्ट हो गए, सालों खाली पड़ा रहा, अभी कुछ दिनों से आबाद रहने लगा है। खैर, मैं सत्यता सिद्धि की गरज से एक दिन यूं ही बंटी को बुलाने चला गया। कौतूहलवश बंगले पर नज़र दौड़ाई। सचमुच एक तरफ मेन गेट से थोड़ा ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था स्नेहा भवन, और मेरे जहन में कीड़े काटने लगे। जिज्ञासाएं प्रश्न बनकर उभरने लगी। हु इज स्नेहा, हु वाज स्नेहा, पर व्यर्थ। एक रोज़ मैं सुबह सवेरे हवाखोरी के लिए निकला था। अटने सपने में उसके बंगले के सामने से होता हुआ गुजरा। वापसी में उसके बंगले की कुछ दूरी पर एक छोटी सी डायरी हाथ लग गई। निसंदेह उसी की होगी, गलती से गिर गई शायद, मैंने सोचा। मैं जल्दी से डायरी पॉकेट में रखकर चलता बना। स्कूल गया, मगर स्कूल में मन नहीं लगा। डायरी सिर पे नाचती रही। शाम को वापस लौटा, उल्टे सीधे चाय ली और तखलिया में चला गया। प्रथम पृष्ठ पर ही ऊपर दाईं ओर बड़े ही सुंदर सुसज्जित अक्षरों में लिखा गया था, झरने। लिखने वाले ने शायद जीवन को झरने के तौर पर परिभाषित किया है, मैंने सोचा। डायरी में लिखी सिर्फ खास बातों का ही जिक्र करूँगा, वरना बात लंबी खिंच जाएगी। खैर, पन्ना पलटा, एक भूमिका सी लिखी गई थी। जलप्रपात से इस जीवन पर क्षण भर भी स्थिर रह पाना कितना कठिन है, कितना असंभव है। क्षणों के इन तेज तेज आवेगों के साथ हम कहाँ कहाँ, कितना कितना, कैसे कैसे दरक जाते हैं। सूर्यास्त तक हम लगते हैं किनारे, या हमारे किनारे लगने तक शामें उतर आती हैं। अंधेरे के तिलिस्म में एहसास उलझते रहते हैं, रग रग में चापे उगाती हैं, आंखें पत्थर ढोती हैं, और हम कितने बेतरतीब होकर रह जाते हैं बार बार। भाई, अपना अपना लाइफ स्टाइल होता है। कुछ लोगों को ही ये हुनर आता होगा कि अपनी दर्दा में तलखियों को भी आभार रहित ना होने दें, वरना हम जैसे आम लोग तो अंदर बाहर के दायित्वों में ऐसा उलझते हैं कि सुख दुख में कोई सूक्ष्म सा भी अंतर नहीं तलाश पाते। ना सुख जीने की फुर्सत, ना दुख भोगने का मौका। एक निरीहता की अवस्था भोगते रहते हैं हम। और पन्ने पलटने पर फैक्ट्री के काम से पूरे 8 महीने के टूर पर निकला हूँ। मन बार बार बुझता बुझता सा है। रेल की गति तीव्र होती जा रही है, जाने किस पल बिल्कुल अलग कर दे मुझे मेरी पनाह से। मैं बढ़ रहा हूँ शनय शनय क्षितिज की ओर। स्नेहा के आंसुओं ने भिगो डाला है। विदा शब्द के साथ ही कितना अजदमी होने लगता है एक एक शब्द, एक एक एहसास। उससे अलग होना किसी अभिशाप से कम नहीं। शीघ्र ही मिलूंगा उससे। कितने गुलरू होते हैं जीवन के वे क्षण, जिन दिनों मौसम ठहरे रहते हैं हमारे लिए, खासकर तब जब हम प्यार में होते हैं। 100 रंग के फूल खिलते हैं, 1000 रंगों के दीप जलते हैं, और कोई चुपके से पीछे से आकर हाथ थाम लेता है, कहते हुए कि वी आर इन लव।
जाने क्या बात है, अभी तक स्नेहा की कुछ खबर नहीं, ना फ़ोन कॉल, ना SMS, ना मेल। सेल भी ऑफ करके बैठी है पगली। प्लीज़ बी नियर टू मी माई लव। कफन में लिपटे ये दिन कितना सीलते हैं, लगता है अब सुबह नहीं, क्यों लगा ऐसा। निश्चय ही डायरी उसी की थी, स्नेहा शब्द से समझ चुका था। खैर इसी तरह से और पन्ने पलटे मैंने, हर वर्ग पर उसकी विवशता, हथपीड़ा, संताप, संलाप दर्ज थी। हर शब्द से मर्मवादी स्पर्श मुखर हो रहे थे। पन्ने पन्ने पलटता जाता हूँ। आज वापसी की शुभ घड़ी है। काश भाग पाता, मेघों के समान तेज तेज पहुँचते लिपट जाऊंगा स्नेहा से और खूब सारी शिकायत करूंगा। और आगे धुआं सा भरा है आंखों में, जहर सा घुलने लगा है बदन में। यहाँ से गया था तो उसकी मंगल कामनाओं की एक फौज साथ थी, परंतु आज कल सारे स्पर्श अंगारों में तब्दील होते जा रहे हैं। मैं कितना तन्हा लौटा हूँ। 8 महीने 8 जन्म की तरह बीते, अजीब सी छटपटाहटों के बीच अब उकताया हूँ अपने आप से ही। आज सारे स्पर्शों से चुक गया, एक मारक अनुभूति सिक्त हो रही है भीतर। स्नेहा अपने पति के घर है, यहीं लखनऊ में ही, अमीनाबाद में। ये 8 महीने मेरी कब्र खोद गए। स्नेहा का परिवार मुझे स्वीकार ना सका। कहते हैं मेरी माँ मुस्लिम थी, मैं तो सदैव से माता विहीन रहा। जिसके बारे में मैं स्वयं कन्फर्म नहीं, उसे लेकर दूसरों से क्या तर्क करना। हाँ, पापा जीवित होते तो एक बार जिक्र अवश्य करता। क्या सचमुच? पन्ने जल्दी जल्दी पलटता हूँ, घड़ी देखता हूँ, 9 बज चुके हैं। पत्नी 2 बार खाने के लिए बुला गई है। जाता हूँ, जल्दी जल्दी खाता हूँ, उल्टे सीधे भागता हूँ, बेडरूम में आ जाता हूँ और डायरी संभाल लेता हूँ, खोलता हूँ। आगे स्नेहा के विवाह के 8 वर्ष बीत गए। कितनी जल्दी वक्त गया, किंतु वक्त का वो नासूरानापन नहीं गया। तब से रिस ही रहा हूँ, रिश्ता ही जा रहा हूँ। कितना गिरा पड़ा हूँ इस दरमियान, कितना कितना टूटा हूँ और टूट टूट के कैसे जुड़ता रहा हूँ। शायद इसीलिए गांठ-नुमा बन गया हूँ। कभी कभी जी चाहता है हाथ बढ़ा के छीन लूँ उसके उजाले और अपने अंधेरों को रोशन कर लूँ, किंतु नहीं कर सकता। स्नेहा के पड़ोस में एक बंगला खाली है, सोचता हूँ वहीं शिफ्ट हो जाऊँ। उसके पास ना सही, उससे दूर तो नहीं रहूँगा। कोई बेईमानी ना होने दूंगा। ऐसे रहूँगा कि उसे ही नहीं, किसी को भी मेरे वहाँ होने का आभास तक ना हो। इतना शांत कि एक बार शांति भी मुझसे ईर्ष्या कर बैठे। आज बंगले में शिफ्ट हुआ हूँ, किसी शरीर में आत्मा की तरह, वरना ये भी तन्हा था, बेजान था मेरी तरह। काले कपड़ों में लिपटी मंजिल, उफ कहाँ हूँ मैं। जीवन किसी दैत्य के द्वारा दिया गया अभिशाप। मैंने एक निश्वास छोड़ा। अपनी अपनी थिंकिंग है भाई। हर व्यक्ति की दृष्टि में जीवन अलग अलग परिभाषाएं लेकर उजागर होता रहा है, वरना शेक्सपियर ने तो इसे अर्थात जीवन को किसी मूर्ख द्वारा कही गई एक कहानी तक कह डाला है। खैर मैं आगे बढ़ा। बंगले के सामने खेल रहे बच्चों ने सामने की खिड़की के शीशे तोड़ डाले हैं। मैं डिसमूड नहीं हो सका। कौन जाने इसे स्नेहा के बच्चे ने तोड़ा हो। पता नहीं इनमें से किस घर में रह रही होगी स्नेहा। भगवान जाने कौन होगा उसका पति, कैसा होगा उसका बच्चा। किंतु नहीं, मुझे प्रश्नों में नहीं उलझना चाहिए। मुझे इससे क्या सरोकार। मैं तो दिवाली की पावन संध्या, स्वप्न के दायरे में तूफान से उठते हैं। चारों तरफ आग ही आग, दीपों की गर्माहट में जलता सा मैं, बिल्कुल शैतान के उस बादशाह की तरह जो यक बयक आग के दरिया में फेंक दिया गया था बहिश्त से। किंतु आज के दिन भी मैं कैनवास पर तुम्हें रचता हूँ। इसी दिन तो तुमने मेरे जीवन के पटों पर दस्तक दी थी। आज हंसूंगा उस सामने वाले पर, जासूस कहीं का। मैं खिसिया गया और पन्ना पलटा। अब कुछ नहीं, अब से विराम था। मैंने लंबी सांस खींची और डायरी संभाल कर रख दी। मुझे नई चिंता ने घेर लिया। यानी इस पूरे मोहल्ले में किसी की पत्नी का नाम स्नेहा अवश्य है, कैसे पता चले। मैं फिक्रमंद सा हो चला। खैर अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए मैं सवेरे ही उसे डायरी वापस करने पहुंचा। वो जाने को तैयार ही था, बाहर ही मिल गया। मुझे देखकर ठिठका। मैंने साहस करके हाथ जोड़ दिए और उसे एकटक देखता ही रह गया। इतना निकट से आज पहली बार देखा था उसे, वरना सदैव से तो धुंधला ही दिखाई देता रहा। बड़ा अद्वितीय व्यक्तित्व का मालिक था वो। बड़ी सुदर्शन छवि पाई थी उसने। नयन नक्श इतने तराशे हुए कि लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन। आंखें खोई खोई सी, किसी वैचारिक मंत्रणा में उलझी हुई। श्याम वर्ण के उस चेहरे पर काले घनेरे बालों के छल्ले यूं बिखरे पड़े थे
मानो किसी तेज अंधड़ के वेग से घटाएं अस्त व्यस्त हो आई हों। जवाब में उसने भी बड़ी शिष्टता के साथ हाथ जोड़ दिए। मैंने झिझकते हुए डायरी आगे बढ़ा दी। ये शायद आपकी है, कल सवेरे। उसने लपक कर डायरी ले ली। ओह, तो आपको मिली थी, थैंक गॉड। मानो उसकी खोई हुई दौलत मेरे हाथ लग गई थी। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, कहते हुए अपनी जेब से कार्ड निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे अवश्य याद कीजिएगा। और मुझसे हाथ मिलाकर अपनी गाड़ी में जा बैठा। अगले क्षण थोड़ी धीमी सी आवाज़ के साथ वो गाड़ी आंखों से ओझल होने लगी। मैं देर तक रास्ता टटोलता रहा, सोचता रहा, ऐसे प्राणी कितने दुर्लभ होते हैं। अजीब है ये व्यक्ति। जितनी शाइस्ता तबीयत बल्कि शख्सियत पाई है, उतना ही रिजर्व रहता है। कितनी अभागन होगी वो लड़की जो इस पवित्र सानिध्य से वंचित रह गई। उसकी वेदना में भी कितनी पवित्रता, कितनी मनस्विता झलक रही थी। भले वो अंदर अंदर मर्माहत हुआ था, पर ऊपर से कितना शांत व आर्द्र नजर आया था। मुझे हंगरी के प्रणय गीत रचने वाले कवि लाज़लो ज़ावेर का ख्याल आ गया, जो प्रेम में असफलता न बर्दाश्त कर सका और गीतों में प्रणय का माधुर्य विकीर्ण करते शब्दों का स्थान बिखरे सपने, असीम दर्द और मर्मांतक अभिव्यक्तियों ने ले लिया। ऐसी विषम परिस्थितियों से ग्रस्त कर उसने ग्लूमी संडे शीर्षक से एक विरह गीत रचा था, जिसके बजने पर तूफान सा उठता था और युवक युवतियाँ खुदकुशी करने लगते थे। मुझे अपने इस पड़ोसी में वही मर्मभेदी गीत रचने वाले लाज़लो का ही दूसरा रूप नजर आया था। पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि किसी की स्नेहिल संवेदनाओं को छलना कितना बड़ा पाप है। मुझे हाथ में थमे आई कार्ड का ध्यान और नमन पेट्रोलियम पढ़ते मेरी आंखें फैलती चली गईं। बाप रे बाप, ये तो शहर के जाने माने व्यवसायियों में से है। मेरे जहन में प्रश्न ही प्रश्न उछलने लगे। तमाम जिज्ञासाएं एक साथ ही जागीं। कितना मुश्किल है इस दिव्य विभूति को समझ पाना। मैं घर आते ही पत्नी का सिर खाने लगा। फलां साहब की पत्नी का क्या नाम है, कैशियर साहब की पत्नी का क्या नाम है, मिसेस कपूर का क्या नाम है, आदि आदि। मेरी इन तहकीकाती कारगुजारियों से भड़क उठी। आखिर मसला क्या है? एक तो हर समय खोए खोए रहते हो, जिस पर उल्टे सीधे सवाल। क्या नामों पर शोध करने का इरादा है? मेरा आप मुझे धसकता सा नजर आने लगा। हफ्तों चली ये प्रक्रिया, किंतु परिणाम नियर नथिंग। अपनी आदत के अनुरूप मैं आज भी अपने घर की बालकनी पर खड़ा उसके क्रियाकलापों पर निगाह रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर कुछ दिखाई नहीं देता। कमरे में बिल्कुल कालिक सी पुती है। सोचता हूँ बड़ा वेकफुल व्यक्ति है, कितना सतर्क रहता है। तभी खड़ंजा सड़क की तरफ से किसी गाड़ी के आने का स्वर लगता है। थोड़ी देर में वो गाड़ी सामने से होती हुई गैरेज में पार्क कर जाती है। गैरेज से लॉन और उसारे तक गुलाबी हल्की रोशनी फैली पड़ी है। गाड़ी का दरवाज़ा खुला, वो बाहर निकलता है और मेन गेट की तरफ बढ़ता है। ताड़ और गुलमोहर के बुधाए वृक्ष झूम रहे हैं, कामिनी महक रही है, और तभी वृक्षों के आसपास से दो साए प्रकट होते हैं। उन सबकी पीठ मेरी तरफ है। मेरे जहन में गोले से दगने लगते हैं। खतरा। पर मेरी आवाज़ गले में अटक जाती है। एक दौड़कर उसका मुंह साध लेता है। वो कुछ समझ पाता या संभल पाता कि इससे पहले ही दूसरा व्यक्ति उसके पेट में छुरा घोंप देता है। मेरी टांगें कांपने लगती हैं, बेदम सा हो जाता हूँ। दोनों भाग गए। दूसरे क्षण मेरे भीतर जाने कहाँ से इतना पौरुष जागता है। मैं भाग कर नीचे आता हूँ, नेहा को जगाता हूँ, बिना कुछ बताए उसे साथ चलने को कह बंगले को लक्ष्य करता हूँ। वो भी घबराई से चल देती है। कुछ ही देर में हम अपने पड़ोसी के सामने होते हैं। उसके होंठ काँप रहे हैं, चेहरे पर दर्द फैला पड़ा है। तभी नेहा चीखते हुए छुरा उसके पेट से खींचकर फेंक देती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि मैं कुछ बोलने की सोच भी नहीं पाता। हैरान सा रह जाता हूँ। ये तुमने क्या किया? पुलिस केस है। पर वो सुनती नहीं है मेरी, रोए जा रही है। आखिर माजरा क्या है? उस अजनबी का हाथ धीरे धीरे उठता है, जैसे कुछ कह रहा हो, शायद विदा या फिर नेहा से ना रोने की अर्ज। मैं सशंकित सा, आश्चर्यचकित। तभी उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है। वो मर गया। नेहा बेहाल है, अपने आप से बेखबर। मैं झिड़कता हूँ, ये क्या बेवकूफ़ी है। तभी वो लज्जित सी खड़ी हो जाती है। मैं धिक्कारता हूँ, मैं नहीं जानता था कि तुम। मुझे उस डायरी का ख्याल आता है। उसकी जेबें टटोलता हूँ। वो डायरी तो नहीं, एक चाबी अवश्य बरामद होती है। जाने क्या सोच में चाबी लेकर आगे बढ़ता हूँ। सामने का दरवाज़ा खोलकर घर में प्रवेश करता हूँ। बंगले में तमाम कमरे हैं, मगर कोई भी लॉक नहीं है। दूसरे वे सर्वथा खाली हैं।
तभी कुछ याद आता है और मैं तेज़ी से ऊपर हॉल की तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ने लगता हूँ। मेरे पीछे पीछे नेहा भी चल रही है। मैं साकल खोलकर हॉल में प्रवेश करता हूँ, मगर वहाँ भी कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं प्राप्त होती। तभी अलमारी पर नज़र पड़ती है। एक रोल किया हुआ कागज़ रखा है। उसे खोलता हूँ। एक तस्वीर है, उसी के द्वारा बनाई गई। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि ये तस्वीर नेहा की है। इतने दिनों से नेहा को कैनवस पर रचता रहा था, जो उसकी स्नेहा थी। नेहा की आंखें फिर छलछला आती हैं। भीतर ही भीतर एक सागर उमड़ रहा है, बहने को आतुर। हाँ, वो खूब रोना चाहती है, पर डरती है मुझसे। फिर भी आखिर आंखों में संवेदनाएं प्रकट होने लगती हैं। वो विवश है। कुछ देर बाद हम चले आते हैं। पेंटिंग भी साथ लेता आता हूँ, बदनामी के डर से। डायरी तो खैर मिली नहीं। ताली उसी की जेब में पहुँचा देता हूँ। घर आके पुलिस को फ़ोन लगाता हूँ। नेहा बिस्तर पर करवटें बदल रही है और मैं भी। मगर हमारे रज्जगों की वजहें अलहदा हैं। तभी मेरे जहन में एक विचार कौंधता है, मैं भी फंस सकता हूँ। सोच कर ही काँप जाता हूँ। बड़ी देर तक तमाम तरह की उधेड़ बुन में उलझता रहता हूँ। अंततः निश्चय करता हूँ पुलिस को सच सच बता दूंगा, फिर जो भी हो, और निश्चिंत हो जाता हूँ। मेरे सामने नाच रहा है उसका उठा हुआ हाथ। कितनी बेबसी थी उसके उस उठे हुए बेजान हाथ में। हाँ, उसकी आंखों में हल्की सी चमक जरूर फूटी थी, जो बेशक नेहा की उपस्थिति का प्रभाव था। चलो अच्छा हुआ, इस अंतिम क्षण में उसे अपनी इकलौती और अंतिम छाया के दर्शन तो हो गए, वरना कितना भटकती उसकी आत्मा। दूसरे लोक में भी कहाँ चैन से रह पाता। और उफ, कितने निर्मम थे वे हत्यारे। उस शांति दूत को ऐसा शांत किया, ऐसा शांत किया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। हम चौंकते हैं। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। सामने हवलदार है। मुझे थाने तलब किया गया है। कुछ ही क्षणोपरांत मैं दरोगा के सामने होता हूँ। मैं एक एक बात सच सच बता देता हूँ, मगर दबे लफ्ज़ों में उसे ले देकर मेरा दखल गुप्त रखने की बात करता हूँ। उसने मुझे मेरी सामर्थ्य से अधिक की मांग की है, मगर इज्जत बचाने की कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी। 50,000 तो कुछ भी नहीं। वैसे भी एक स्कूल मास्टर के लिए 50,000 के नुकसान का मतलब है फुटपाथ पर आने की नौबत। किंतु विवश हूँ, लौट आता हूँ। सुबह होते ही हम उधर का रुख करते हैं। नेहा का चेहरा देखता हूँ। आंखें बड़ी बोझिल हैं, चेहरा सूजा सा। वो चुप है, उसी की तरह। मैं भी चुप हूँ, नेहा की तरह। बंटी को भी स्कूल नहीं भेजा उसने। वो लगातार एक तरफ शून्य में देखे जा रही है। मैं भी उधर देखता हूँ, कुछ भी नहीं। पर नहीं, नेहा को वहाँ बहुत कुछ नज़र आता होगा। वहाँ उस शून्य में वो सालों पहले बीते हुए स्नेहिल पलों की नारंगी धूप, हंसते लम्हों के बीच विचरती खुशबुओं से लबरेज वो मोहक मोहक सुबहें, वो तारों से भरे आकाश, गुलाबों से सनी धरती, सांवली घटाओं से आच्छादित सुरमई बादल, और वो तन्हा तन्हा साथ, और फिर उन मुंतखब क्षणों के बुझते बुझते मीज़ान। खैर, पुलिस अपनी औपचारिकताएं निभा रही है और भीड़ अपना कर्तव्य। खुसर पुसर। तभी कोई संकेत पाकर मैं चौंकता हूँ। दरोगा मुझे बुला रहा है। पास पहुँचते ही मेरा खून जमने लगता है। उसके हाथ में वही काली डायरी है जिसे मैं कल तलाश ना पाया था। मतलब का पेज खोल कर डायरी मेरे सामने कर देता है। उसे देखने के बाद मैं एक दफ़ा फिर नेहा को कोसता हूँ। किस जंजाल में फंसा दिया कमबख्त ने। पढ़ता हूँ। इधर मेरे पूर्व से विच्छिन्न जीवन पर मौत के काले बादल मंडराने लगे हैं। लोग किसी की उन्नति देख नहीं पाते, विशेषकर मेरे प्रतिद्वंदी। वे मेरी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। 2 बार जानलेवा हमला भी हो चुका है मुझ पर। ऐसे में विचलित हूँ। कहीं कोई अपना नहीं दिखता। इसीलिए अपनी सारी संपत्ति, अपना सहेजा हुआ ज़र्रा ज़र्रा, अपनी अंतिम छाया स्नेहा उर्फ नेहा व उसके परिवार को सौंपना चाहता हूँ। मेरे बाद वही होंगे मेरी संपत्ति के वारिस। नेहा, पुत्री डॉक्टर श्याम सुंदर, पत्नी दिनेश कुमार श्रीवास्तव, स्कूल मास्टर, अमीनाबाद। सारी बातें अपने अंतरंग मित्र और वकील रितेश सिप्पी को समझाती हैं। कल तक शायद कागज़ आ जाएं। जाने कैसी ऊर्जा उत्पन्न होने लगी है रग रग में। सारा जिस्म जलने लगता है, मानो हाथों में अंगारे पकड़ रखे हों। हकबकाया सा डायरी वापस रख देता हूँ। अभी खड़ा कुछ सोच ही रहा था कि दारोगा की आवाज़ सुनाई देती है। लाश के वारिस भी आप ही होंगे मास्टर साहब, आपको हमारे साथ कोतवाली चलना होगा। ठीक है दरोगा साहब, मैं दबी जुबान में कहता हूँ। लाश सील हो चुकी है। कुछ औपचारिकताओं के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी जाती है। मैं भी साथ हूँ। रास्ते पर सोचता रहा हूँ, कितना स्वार्थी हूँ मैं। एक ये था कि निस्वार्थ हमारे लिए इतना कुछ सहिष्ता रहा। एक मैं हूँ,
इसकी संपत्ति से मुझे इनकार नहीं, पर इसकी मृत्यु पर आंसू बहाने से नेहा को रोकता रहा। कैसा घटिया किस्म का व्यक्ति हूँ मैं। अगले दिन लाश मुझे सौंप दी जाती है। दारोगा ने अपनी फीस में 25,000 और जोड़ दिए हैं। आखिर मैं इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक जो बन गया हूँ। मैं खुशी खुशी मान लेता हूँ। शाम तक बड़ी खामोशी से लाश घर आ जाती है। पड़ोसी हैरान है। मैं उनमें प्रचलित कर देता हूँ मेरी पत्नी का दूर का रिश्तेदार है, मगर उन्हें कब विश्वास होता है। सभी को संदेह है मास्टर ने कोई हथकंडा अवश्य अपनाया है। खैर, एक आध लोगों को उनके दाह संस्कार में शामिल कर लेता हूँ। मुझे गुमान भी ना था कि इस अजनबी की चिता को मैं मुखाग्नि दूंगा। कैसा इत्तेफाक है। नेहा डरी सहमी और आहत सी खड़ी है। मैं जाकर उसके सिर पे हाथ रख देता हूँ। नेहा, तुम रोने के लिए स्वतंत्र हो। इस महान विभूति पर तुम ही आंसू नहीं बहाओगी तो कौन बहाएगा। जी भर कर रो लो। सुनते ही नेहा मेरे कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ती है। कैसी विडंबना है, किसी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ जाती है। किंतु मन ही मन फिदा हो गया हूँ इस मोहक और मधुर प्रेमालाप पर। सवाल ये कि क्या उसकी जीवित अवस्था में भी ऐसा संभव था। क्या मैं तब भी नेहा से ऐसा ही बर्ताव करता। क्या तब भी इसी सहृदयता से पेश आता। अभी आप सुन रहे थे हुस्न तबस्सुम नेहा जी की लिखी हुई कहानी झरने। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।